नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कमाल की किताब की गहराइयों में ले जाने वाला हूं जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है। इस किताब का नाम है द करेज टू बी डिसलाइक्ड। सोचिए, एक नौजवान है जो जिंदगी से बहुत परेशान है। उसे लगता है कि दुनिया एक उलझी हुई मुश्किल जगह है और खुशी पाना तो एकदम बकवास ख्याल है। वो एक फिलोसोफर के पास जाता है जो कहता है दुनिया हैरान कर देने वाली हद तक सरल है और जिंदगी भी वैसी ही है। और हाँ, हर कोई बिना किसी अपवाद के खुश हो सकता है। अगले 5 रातों तक उस नौजवान और फिलोसोफर के बीच एक जबरदस्त बहस चलती है। ये बहस सिर्फ मनोविज्ञान पर नहीं है, बल्कि जीवन के सत्य पर है। और ये हमें सिखाती है कि आपकी जिंदगी आपके हाथ में है। चलिए इस किताब के सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट्स को एक एक करके समझते हैं। रात 1। ट्रॉमा को ना कहें, अतीत से नहीं, लक्ष्यों से चलते हैं। पहली रात की सबसे बड़ी सीख ये है कि लोग बदल सकते हैं, लेकिन नौजवान इस बात से सहमत नहीं होता। वो कहता है, मैं खुद बदलना चाहता हूं पर बदल नहीं पाता। फिलोसोफर यहां मनोविज्ञान की एक रचनात्मक सोच पेश करते हैं जो हमें सिगमंड फ्रॉइड और कार्ल यूंग जैसे दिग्गजों से भी अलग रास्ता दिखाती है। एल्फ्रेड एडलर की इंडिविजुअल साइकोलॉजी। एडलर साइकोलॉजी ग्रीक फिलॉसफी के साथ जुड़ी हुई है और ये फिलॉसफी की तरह है। 1. कारण नहीं, उद्देश्य मायने रखता है। डिनाई ट्रॉमा, टेलियोलॉजी वर्सेस एटियोलॉजी। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे आज की समस्याएं यानी इफेक्ट हमारे अतीत में हुए किसी भयानक अनुभव यानी कॉज की वजह से हैं, जैसे बचपन में मिले दुख या ट्रॉमा। इस सोच को एटियोलॉजी यानी कारणवाद कहते हैं। लेकिन एडलर कहते हैं ट्रॉमा जैसा कुछ नहीं होता। एडलर का मानना है कि हम अपने अनुभवों से नहीं, बल्कि उन अनुभवों को दिए गए अर्थ से निर्धारित होते हैं। हम वही चीजें चुनते हैं जो हमारे उद्देश्य यानी गोल के हिसाब से फिट हों। इसे समझने के लिए फिलॉसफर टेलियोलॉजी का सिद्धांत बताते हैं। उदाहरण, द फ्रेंड। नौजवान कहता है कि उसका दोस्त ट्रॉमा के कारण घर से बाहर नहीं निकल पाता। फिलॉसफर इससे उलट कहते हैं, आपके दोस्त ने पहले ही बाहर ना जाने का लक्ष्य बना लिया है और उस लक्ष्य को पाने के लिए वो चिंता और डर की स्थिति पैदा कर रहा है। उसे घर पर रहने में एक फायदा दिख रहा है, जैसे माता पिता का पूरा ध्यान मिलना। बाहर निकलने पर उसे लगता है कि वो एक फेसलेस मास का हिस्सा बन जाएगा जिस पर कोई ध्यान नहीं देगा, इसलिए वो जानबूझकर खुद को नाखुश रखता है। उदाहरण, एंगर इज फैब्रिकेटेड। एक और उदाहरण, नौजवान बताता है कि वेटर ने उस पर कॉफी गिरा दी और उसे अचानक गुस्सा आ गया, जिससे वो चिल्लाने लगा। फिलॉसफर कहते हैं कि गुस्सा कोई अनकंट्रोलेबल इमोशन नहीं है, बल्कि आपने चिल्लाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए जानबूझकर गुस्से की भावना पैदा की। गुस्सा सिर्फ एक टूल है जिसका इस्तेमाल आप दूसरों को अपनी बात मनवाने या उन्हें डराने के लिए कर सकते हैं। अगर आपके फोन की घंटी बजती है तो आप तुरंत गुस्से को किनारे रख देते हैं और पोलाइट हो जाते हैं, जिसका मतलब है कि आप गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं। कोर वैल्यू, अतीत मायने नहीं रखता। अगर हम एटियोलॉजी में फंसे रहे तो हम अतीत से बंधे रहेंगे और कभी खुशी नहीं ढूंढ पाएंगे। हमारी वर्तमान जिंदगी हमारे अतीत की घटनाओं से नहीं, बल्कि इस बात से तय होती है कि हम उन घटनाओं को क्या अर्थ देते हैं। आपकी जिंदगी अभी यहीं इस पल में तय होती है। 2. जीवन शैली बदलना, चूजिंग योर लाइफस्टाइल। हम अपने व्यक्तित्व और स्वभाव को लाइफस्टाइल कहते हैं। ये वो तरीका है जिससे हम दुनिया को देखते हैं और खुद को देखते हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि आपने अपनी लाइफस्टाइल खुद चुनी है। ये अनजाने में 10 साल की उम्र के आसपास चुन ली गई थी। अगर आपने इसे चुना है तो आप इसे फिर से चुन सकते हैं। लेकिन हम ऐसा करते क्यों नहीं? क्योंकि बदलना डरावना है। हमारी पुरानी जानी पहचानी लाइफस्टाइल चाहे कितनी भी असुविधाजनक हो, कम से कम हमें पता तो होता है कि आगे क्या होगा। एक नई लाइफस्टाइल चुनना एंग्जाइटी से भरा है। हम बदलने का साहस नहीं जुटा पाते, इसलिए हम दुखी रहने का चुनाव कर लेते हैं। ये आपके टेम्पलेट की पहली और सबसे बड़ी बात है। दूसरों को दोष देना या अतीत को कोसना बेकार है। अगर आप नाखुश हैं तो ये आपका चुनाव है। रात 2। सभी समस्याएं इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की समस्याएं हैं। ऑल प्रॉब्लम्स आर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स। फिलॉसफर का दूसरा सबसे बड़ा और फाउंडेशनल सिद्धांत है, सभी समस्याएं इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की समस्याएं हैं। एडलर कहते हैं, अगर आप अपनी सारी समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपको अकेले पूरे ब्रह्मांड में रहना होगा। लेकिन चूंकि ये असंभव है, इसलिए हमें लोगों के साथ रहना है और इसलिए समस्याएं होंगी ही।
अकेलापन भी तभी महसूस होता है जब हमारे आसपास लोग होते हैं और हमें लगता है कि हम उनसे बाहर रखे गए हैं। 1. आत्मघृणा और इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स। हम खुद को नापसंद क्यों करते हैं? नौजवान मानता है कि वो इसलिए खुद को नापसंद करता है क्योंकि उसमें कमियां हैं। फिलॉसफर इसे नकारते हैं और कहते हैं कि आपने खुद को नापसंद करने का संकल्प लिया है। इसका उद्देश्य क्या है? नौजवान उस लड़की के उदाहरण से समझता है जिसे पब्लिक में शर्माने का डर था। उसका असली डर ये था कि अगर वो अपने क्रश को कन्फेस करती है और वो उसे रिजेक्ट कर देता है तो उसे गहरा मानसिक घाव लगेगा। इसलिए उसने शर्माने के डर को एक बहाने के रूप में पैदा कर लिया। वो ये सोच सकती थी कि मैं उससे मिल नहीं पाई क्योंकि मुझे शर्म आती है, न कि मैं उससे मिल नहीं पाई क्योंकि वो मुझे रिजेक्ट कर देता। ठीक इसी तरह आप खुद को नापसंद करते हैं क्योंकि आप लोगों द्वारा नापसंद किए जाने या चोट पहुंचाए जाने से बहुत डरते हैं। अगर आप खुद को ऐसा व्यक्ति घोषित कर देते हैं जिसमें कमियां ही कमियां हैं तो आपके पास लोगों से संबंध ना बनाने का बहाना हो जाता है। ये आत्मघृणा एक वर्चू बन जाती है क्योंकि ये आपको चोट से बचाती है। 2. श्रेष्ठता की खोज और इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स। एडलर कहते हैं कि इंफीरियॉरिटी यानी हीन भावना होना सामान्य है। हर कोई असहाय अवस्था से बाहर निकलना चाहता है और इसे परस्यूट ऑफ सुपीरियॉरिटी कहते हैं। ये बस सुधार की इच्छा या आदर्श स्थिति की ओर बढ़ना है। इंफीरियॉरिटी फीलिंग यानी हीन भावना। जब हम अपनी तुलना अपने आइडियल सेल्फ से करते हैं तो हमें कमी महसूस होती है। ये एक सब्जेक्टिव धारणा है, ऑब्जेक्टिव तथ्य नहीं। इसे एक लॉन्च पैड की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है आगे बढ़ने के लिए। इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स यानी हीनता ग्रंथि। ये तब होता है जब लोग आगे बढ़ने का साहस खो देते हैं और इंफीरियॉरिटी फीलिंग को बहाने के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। जैसे, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं इसलिए मैं सफल नहीं हो सकता। ये एक अपैरेंट कॉज एंड इफेक्ट है जो सिर्फ सच्चाई से मुंह मोड़ने का तरीका है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो इसका असली मतलब है मैं सफल होना ही नहीं चाहता, क्योंकि सफलता के लिए जरूरी प्रयास करना आपको डरावना लगता है। सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स यानी श्रेष्ठता ग्रंथि। ये तब होता है जब लोग इंफीरियॉरिटी फीलिंग्स को सहन नहीं कर पाते और झूठी श्रेष्ठता दिखाते हैं। जैसे, अतीत की उपलब्धियों पर बोस्ट करना या किसी शक्तिशाली व्यक्ति के नाम का इस्तेमाल करना, गिविंग अथॉरिटी। एडलर के अनुसार जो डींग मारता है वो केवल हीन भावना से ही ऐसा करता है। 3. जीवन प्रतियोगिता नहीं सहयोग है। अगर आप जीवन को एक प्रतियोगिता मानते हैं तो आप हमेशा विजेताओं और हारने वालों की नजर से देखेंगे। इससे इंफीरियॉरिटी फीलिंग्स पैदा होती हैं और आप अपने आसपास के हर व्यक्ति को दुश्मन समझने लगते हैं। यदि आप जीतने वाले हैं तब भी आपको चैन नहीं मिलेगा क्योंकि आपको हमेशा हारने का डर रहेगा। एडलेरियन साइकोलॉजी कहती है कि जीवन एक प्रतियोगिता नहीं है। आपको किसी से कंपीट करने की जरूरत नहीं है। ये एक सपाट मैदान पर आगे बढ़ने जैसा है जहां आप अपने आदर्श स्वरूप से तुलना करते हैं, न कि दूसरे लोगों से। जब आप प्रतियोगिता की मानसिकता से बाहर निकल जाते हैं तभी आप दूसरे लोगों की खुशी को दिल से मना सकते हैं। आप उन्हें दुश्मन के बजाय सकारात्मक कॉमरेड्स के रूप में देखना शुरू कर देते हैं। कोर वैल्यू। हमें पावर स्ट्रगल से बचना चाहिए। यदि कोई आपको जानबूझकर उकसाता है तो समझ ले कि वो पावर स्ट्रगल शुरू करना चाहता है। इससे दूर हट जाएं। अपनी गलती स्वीकार करना हार नहीं है। रात 3. दूसरों के कामों में दखल ना दें। आज़ादी और टास्क सेपरेशन। अगर सभी समस्याएं इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स की हैं तो उनसे आज़ादी कैसे मिलेगी? फिलॉसफर बताते हैं कि आज़ादी पाने का रास्ता है सेपरेशन ऑफ टास्क्स। 1. टास्क्स को अलग करना। एडलर कहते हैं कि हमारी सारी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स इसलिए होती हैं क्योंकि हम दूसरों के टास्क्स में दखल देते हैं या दूसरों को अपने टास्क्स में दखल देने देते हैं। पता कैसे करें कि टास्क किसका है? ये देखें कि उस चुनाव का अंतिम परिणाम कौन भोगेगा। उदाहरण, स्टडिंग। अगर बच्चा पढ़ाई नहीं करता तो उस निर्णय का अंतिम परिणाम, जैसे कि कॉलेज में एडमिशन न मिलना, बच्चे को ही भुगतना पड़ेगा, माता पिता को नहीं। इसलिए पढ़ाई करना बच्चे का टास्क है। माता पिता का काम बच्चे को पढ़ने के लिए फोर्स करना नहीं है, ये दखलंदाजी है। माता पिता को बच्चे के टास्क में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। हमारा काम सहायता देना है, दखलंदाजी नहीं। जैसे घोड़े को पानी तक ले जाना पर पीने के लिए मजबूर ना करना। जब माता पिता कहते हैं कि हम ये तुम्हारे भले के लिए कर रहे हैं तो अक्सर वे अपने उद्देश्यों, जैसे कि समाज में अच्छा दिखना या बच्चे को कंट्रोल करने को पूरा कर रहे होते हैं। ये भी एक तरह का दखल है। 2. मान्यता की इच्छा को त्यागना। इस टास्क सेपरेशन के सिद्धांत से एक और बड़ी बात निकलती है। हमें दूसरों से मान्यता की इच्छा को पूरी तरह से नकार देना चाहिए। हम अक्सर दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए जीते हैं, जैसे माता पिता की इच्छाओं के अनुरूप बनना,
जब आप दूसरों से मान्यता पाने के लिए जीते हैं तो आप अपनी जिंदगी नहीं बल्कि दूसरों की जिंदगी जी रहे होते हैं। उदाहरण, लिटर पिकिंग। अगर आप कूड़ा उठाते हैं और कोई आपकी तारीफ नहीं करता तो क्या आप अगले दिन भी उठाएंगे? अगर आप रिकॉग्निशन की चाहत में काम कर रहे हैं तो तारीफ न मिलने पर आप निराश हो जाएंगे। ये रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट एजुकेशन का खतरा है, जिसका मकसद बच्चों को कंट्रोल करना होता है। अगर लोग आपकी अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरते तो आपको नाराज नहीं होना चाहिए। ये उनका टास्क है जिस पर आप दखल नहीं दे सकते। 3. आज़ादी का अर्थ नापसंद किया जाना। अगर हम दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करना छोड़ दें तो क्या हम अहंकारी हो जाएंगे? फिलोसोफर कहते हैं कि दूसरों के टास्क्स में दखल देना ही, जैसे बच्चों को फोर्स करना, असल में अहंकार है। असली आज़ादी क्या है? आज़ादी की कीमत चुकानी पड़ती है। फिलोसोफर का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला कथन, आज़ादी का मतलब है दूसरों द्वारा नापसंद किया जाना। ये इस बात का प्रमाण है कि आप अपनी आज़ादी का इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने सिद्धांतों के अनुसार जी रहे हैं। यदि आप चाहते हैं कि कोई आपको नापसंद न करे तो आपको हर किसी के प्रति लॉयल्टी दिखानी होगी, जो एक अत्यंत अनफ्री जीवन है। कोर वैल्यू, किसी को नापसंद करना दूसरे व्यक्ति का टास्क है जिस पर आप दखल नहीं दे सकते। आप बस अपने टास्क पर ध्यान दें, बिना इस डर के कि कोई आपको नापसंद करेगा। ये कोई सेल्फ राइटियस होना नहीं है, बल्कि टास्क्स को अलग करना है। लाइफ लाई, अपने टास्क्स से बचने के लिए बहाने बनाना और अपनी जिम्मेदारी दूसरों या वातावरण पर डाल देना लाइफ लाई कहलाता है। ये करेज की कमी का मामला है। रात 4, आप दुनिया के केंद्र नहीं हैं। कम्युनिटी फीलिंग। चौथी रात में नौजवान आरोप लगाता है कि टास्क सेपरेशन लोगों को अकेला कर देगा और ये अहंकारी व्यक्तिवाद है। फिलोसोफर यहाँ एडलेरियन साइकोलॉजी का अंतिम लक्ष्य बताते हैं, सामुदायिक भावना। 1. होलिज्म और व्यक्तिवाद। पहले फिलोसोफर इंडिविजुअल साइकोलॉजी का सही मतलब समझाते हैं। यहाँ इंडिविजुअल का अर्थ इंडिविजिबल है। इसका मतलब है कि इंसान को मन, शरीर, कारण, भावना या चेतन अचेतन भागों में नहीं बांटा जा सकता। हम एक यूनिफाइड होल यानी एकजुट संपूर्ण हैं। इसे होलिज्म कहते हैं। सामुदायिक भावना का मतलब है दूसरों को कॉमरेड समझना और खुद को समुदाय में सुरक्षित महसूस करना। जो लोग केवल खुद से जुड़े होते हैं वे सोचते हैं कि वे दुनिया के केंद्र हैं। उन्हें लगता है कि बाकी सब लोग उनकी सेवा करने के लिए मौजूद हैं, जैसे कोई राजकुमारी या राजकुमारी। जब उनकी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो वे निराश हो जाते हैं। फिलोसोफर इसे मैप और ग्लोब के उदाहरण से समझाते हैं। एक नक्शे पर आपका देश सेंटर में हो सकता है, लेकिन एक गोले पर हर जगह सेंटर हो सकती है। सत्य, आप जीवन के नायक यानी प्रोटैगनिस्ट हैं, लेकिन अब दुनिया के केंद्र नहीं हैं। आप समुदाय के सदस्य हैं। कम्युनिटी फीलिंग हासिल करने के लिए हमें खुद से लगाव से हटकर दूसरों के लिए चिंता की ओर बढ़ना होगा। हमें यह सोचना होगा कि मैं इस व्यक्ति को क्या दे सकता हूं, ना कि ये व्यक्ति मुझे क्या देगा। ये सक्रिय भागीदारी से ही मिलता है। कम्युनिटी फीलिंग तक पहुंचने के लिए हमें वर्टिकल रिलेशनशिप्स को छोड़कर हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप्स बनाने होंगे। वर्टिकल रिलेशनशिप तब बनता है जब हम किसी को अपने से ऊपर या नीचे मानते हैं। तारीफ और डांट दोनों ही वर्टिकल रिलेशनशिप से निकलते हैं। तारीफ क्यों ना करें? तारीफ में हमेशा ये निहित होता है कि कम योग्यता वाला व्यक्ति अधिक योग्यता वाले व्यक्ति द्वारा आंका जा रहा है। आप तारीफ का इस्तेमाल कंट्रोल करने के लिए करते हैं, जैसे जानवर को ट्रेन करना। एडलेरियन साइकोलॉजी में वर्टिकल रिलेशनशिप्स की जगह एनकरेजमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। प्रोत्साहन क्या है? ये हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप्स पर आधारित सहायता है, जहां टास्क को अलग रखा जाता है। जब कोई आपकी मदद करता है तो आप उसे जज नहीं करते बल्कि धन्यवाद कहते हैं। वर्थ का एहसास। एडलर के अनुसार करेज तभी आता है जब व्यक्ति को यह महसूस होता है कि उसमें मूल्य है। ये वर्थ का एहसास तभी होता है जब हमें लगता है कि मैं समुदाय के लिए उपयोगी हूं। ये सब्जेक्टिव भावना ही काफी है कि मैं किसी के काम आ रहा हूं। नौजवान पूछता है कि अगर मूल्य सिर्फ काम आने से मिलता है तो नवजात शिशुओं, बुजुर्गों या बिस्तर पर पड़े बीमार लोगों का क्या? क्या उनकी जिंदगी वर्थलेस है? फिलोसोफर इस बात को पूरी तरह से नकारते हैं। वो कहते हैं कि आपको लोगों को उनके कार्यों के लेवल पर नहीं बल्कि उनके अस्तित्व के लेवल पर देखना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आपकी माँ का एक्सीडेंट हो जाए तो आप ये नहीं सोचेंगे कि वो आपके लिए क्या कर रही हैं। आप बस उनके होने मात्र से खुश होंगे। ये बीइंग के लेवल पर कृतज्ञता है। आपका अस्तित्व ही अपने आप में समुदाय के लिए उपयोगी है। वर्कहॉलिज्म एक लाइफ लाई है क्योंकि ऐसे लोग सिर्फ एक्ट्स के लेवल पर अपनी वर्थ पहचान पाते हैं। वे काम को बहाना बनाकर परिवार और दोस्ती जैसे अन्य जीवन कार्यों से भागते हैं। रात 5, यहाँ और अभी जिए। खुशी का नित्य। अंतिम रात की चर्चा खुशी पर केंद्रित है। 1. 3 महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स: सेल्फ एक्सेप्टेंस, कॉन्फिडेंस, कंट्रीब्यूशन।
कम्युनिटी फीलिंग हासिल करने के लिए 3 चीजें जरूरी हैं। ए, सेल्फ एक्सेप्टेंस। ये सेल्फ एफर्मेशन से अलग है। सेल्फ एफर्मेशन, खुद से झूठ बोलना, जैसे 60% मार्क्स लाकर भी कहना कि मैं 100% हूं, बस किस्मत खराब थी। सेल्फ एक्सेप्टेंस, अपनी इनकेपेबल सेल्फ को स्वीकार करना, जैसे 60% को 60% मानना, और फिर ये देखना कि जो बदला जा सकता है उसे बदलने का साहस जुटाना। इसे अफर्मेटिव रिजिग्नेशन कहते हैं। बी, कॉन्फिडेंस इन अदर्स। ये ट्रस्ट से अलग है। ट्रस्ट ये शर्तों पर आधारित है, जैसे बैंक लोन लेना कि अगर तुम चुकाओगे तो हम देंगे। कॉन्फिडेंस ये अनकंडीशनल होता है। ये वो एटीट्यूड है कि मैं बिना किसी शर्त के तुम पर विश्वास करूंगा, भले ही तुम मुझे धोखा दो। ये मूर्खता नहीं है, ये एक गहरा संबंध बनाने का साधन है। अगर आप हमेशा संदेह की नींव पर संबंध बनाते हैं तो कोई भी गहरा संबंध नहीं बन पाएगा। धोखा देना दूसरे व्यक्ति का टास्क है और आपको सिर्फ ये सोचना है कि आपको क्या करना चाहिए। सी, कंट्रीब्यूशन टू अदर्स, ये कम्युनिटी फीलिंग का कार्यक्षेत्र है। कंट्रीब्यूशन का मतलब सेल्फ सैक्रिफाइस नहीं है। हम दूसरों के लिए कंट्रीब्यूशन इसलिए करते हैं ताकि हमें खुद अपनी वर्थ का एहसास हो। काम पैसे कमाने का साधन नहीं है। काम का सार दूसरों के लिए कंट्रीब्यूशन करना है, जिससे हमें महसूस होता है कि आई एम ऑफ यूज टू समवन। ये एहसास हमें हमारी एग्जिस्टेंशियल वर्थ देता है। कंक्लूजन, कंट्रीब्यूशन टू अदर्स हमें ये गहरा बोध देता है कि मैं उपयोगी हूं, और ये हमें सेल्फ एक्सेप्टेंस की ओर वापस ले जाता है। इस तरह ये सर्कुलर स्ट्रक्चर बनती है। 2. खुशी की परिभाषा। फिलोसोफर्स खुशी की एक बहुत ही सीधी सपाट परिभाषा देते हैं। खुशी योगदान की भावना है। ये भावना आपको तब मिलती है जब आपको लगता है कि आप किसी के काम आ रहे हैं, भले ही आपका योगदान दिखाई ना दे रहा हो। रिकग्निशन की इच्छा असल में कंट्रीब्यूशन की भावना पाने का आसान साधन है, लेकिन ये हमें आज़ादी से दूर रखती है। अगर आपके पास सचमुच कंट्रीब्यूशन की भावना है तो आपको दूसरों की रिकग्निशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। 3. लाइफ इज अ सीरीज ऑफ मोमेंट्स। नौजवान कहता है कि उसे जीवन में बड़े लक्ष्य चाहिए, जैसे पहाड़ की चोटी पर पहुंचना। फिलोसोफर इसे काइनेटिक लाइफ कहते हैं, जिसमें जीवन को एक लाइन के रूप में देखा जाता है जहां बीच का रास्ता अधूरा होता है। अगर आप चोटी तक नहीं पहुंचे तो आपका जीवन अधूरा माना जाएगा। एडलेरियन साइकोलॉजी का दृष्टिकोण अलग है। लाइफ इज ए सीरीज ऑफ मोमेंट्स। इसे एनर्जिया लाइफ कहते हैं। उदाहरण, डांसिंग। जीवन एक डेस्टिनेशन नहीं है, बल्कि एक नृत्य है। आप हर पल डांस कर रहे हैं। जहां आप पहुंचते हैं वो डांस करने का परिणाम होता है, ना कि पूर्व निर्धारित लक्ष्य। जीवन यात्रा की तरह है, ना कि मंजिल की दौड़। हर क्षण जो आप पूरी ईमानदारी से जी रहे हैं वो अपने आप में पूर्ण है। 20 साल की उम्र में समाप्त होने वाला जीवन और 90 साल की उम्र में समाप्त होने वाला जीवन दोनों पूर्ण हैं। 4. हियर एंड नाउ पर स्पॉटलाइट डालें। जो लोग अतीत या भविष्य पर ध्यान देते हैं वे यहां और अभी पर एक मंद रोशनी डालते हैं। हमें यहां और अभी पर चमकीला स्पॉटलाइट डालना चाहिए, पूरी ईमानदारी और लगन से जीना चाहिए। सबसे बड़ा लाइफ लाई है वो है यहां और अभी ना जीना। जब हम कहते हैं कि मैं बाद में ये करूंगा तो हम अपनी जिंदगी को टाल रहे होते हैं और वर्तमान को एक तैयारी का समय मान लेते हैं। 5. जीवन को अर्थ देना। एडलर कहते हैं कि जीवन का सामान्य रूप से कोई अर्थ नहीं होता, अर्थ हमें खुद निर्धारित करना पड़ता है। फिलोसोफर बताते हैं कि जब उनके दादाजी बमबारी में झुलस गए थे तो उनके पास ये चुनने का विकल्प था कि वे दुनिया को भयानक जगह माने या लोग मेरे कॉमरेड हैं और दुनिया एक अद्भुत जगह है। उन्होंने बाद वाला लाइफस्टाइल चुना। जब आप आज़ादी चुनते हैं तो आप रास्ता भटक सकते हैं, लेकिन एडलेरियन साइकोलॉजी एक गाइडिंग स्टार देती है। गाइडिंग स्टार क्या है? ये है आई कॉन्ट्रीब्यूट टू अदर्स, यानी मैं दूसरों के लिए योगदान करता हूं। जब तक आप इस मार्गदर्शक तारे को नहीं खोएंगे तब तक आप भटकेंगे नहीं और आप खुश और आज़ाद रहेंगे। अंतिम संदेश है कि किसी को तो शुरुआत करनी होगी। दूसरे लोग सहयोगी ना भी हों तो इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मेरी सलाह है आप शुरुआत करें। एडलेरियन साइकोलॉजी सिखाती है कि एक व्यक्ति की शक्ति बहुत महान है। अगर मैं बदलता हूं तो दुनिया बदल जाएगी और ये काम सिर्फ मैं ही कर सकता हूं। तुम अपने डर को त्याग कर, अपने टास्क्स को अलग करके और यहां और अभी पर स्पॉटलाइट डालकर खुश रहने का साहस दिखाइए, क्योंकि दुनिया सरल है और आपकी जिंदगी अभी इसी पल से आपके हाथ में है।